हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग और ये हमारी नियमरत सुंडा बुक का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर। जो भी जनरल एग्रीकल्चर बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट टू इंडियन एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328.74 मिलियन हेक्टेयर। जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो टोटल 328.74 है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया इज 306 मिलियन हेक्टेयर। जो टोटल इंडिया का रिपोर्टिंग एरिया मतलब कि जितने का डाटा उपलब्ध होता है वो उसे ही रिपोर्टिंग एरिया कहते हैं। वो इंडिया का है 306 मिलियन हेक्टेयर। थर्ड है टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ इंडिया इज 187 मिलियन हेक्टेयर। डिग्रेडेड लैंड वो होता है जिसपे हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो एकदम प्रोडक्टिविटी एकदम लॉस्ट हो चुकी होती है और फर्टिलिटी भी नहीं होती इसमें, उस भूमि में। उसी को डिग्रेडेड लैंड कहते हैं। वो इंडिया का 187 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज 157.30 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो होता है जो जितनी भूमि हम कर सकते हैं। तो 197 मिलियन हेक्टेयर में भू कृषि के उपयोग में हम कर सकते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंडिया का 197 मिलियन हेक्टेयर। फिर ग्रॉस इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज 102.67 मिलियन हेक्टेयर। जो टोटल सिंचाई एरिया है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध है वो है 102.67 मिलियन हेक्टेयर। फिर है नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज 71.55 मिलियन हेक्टेयर। नेट एरिया उतना है मतलब कि जिसमें हम सिंचाई की व्यवस्था हम खुद से आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं, वो है नेट इरीगेटेड। जितने हम अपने मेथड से करते हैं, ना कि ग्रॉस इरीगेटेड एरिया वो होता है जिन्हें हम वर्षा के थ्रू और कैनाल्स वेनाल्स के थ्रू सिंचाई हो जाती है। और नेट इरीगेटेड एरिया वो होता है जिसमें हम अपने आर्टिफिशियल मेथड से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। तो 71 मिलियन हेक्टेयर है। देन उसके बाद है नेट क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज 139.30 मिलियन हेक्टेयर। 139.30 मिलियन हेक्टेयर उसको कहेंगे। तो नेट क्रॉप्ड एरिया उसको कहते हैं जितने हम करते हैं भूमि में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 197 है, नेट है 139 हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं। फिर उसके बाद है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 141.60 फिर है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज ट्यूबवेल। इसका मतलब है कि इंडिया में मेजर सोर्स क्या है सिंचाई का, इरिगेशन का मेजर सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है सिंचाई जल का। तो वो है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से 48.51% सिंचाई करते हैं। टोटल सिंचाई एरिया में 48% ट्यूबवेल से करते हैं सिंचाई इंडिया में। फिर उसके बाद है सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इज कैनाल्स। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है कैनाल्स। जो वाटर की कैनाल्स होती हैं उसे वो है 22.96%। ट्यूबवेल से 48% और कैनाल से 22%। फिर फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज 21.71%। 2021-22 के अनुसार मतलब कि फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कितना है, वो 21.671% है 2021-22 के अनुसार। फिर ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड मतलब कि कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जो जियोग्राफिकल एरिया होता है उसका 33% तो फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। जैसे जियोग्राफिकल एरिया 328 मिलियन है हेक्टेयर, तो उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। देन उसके बाद है स्टेट विच इज हैविंग हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया में। तो राजस्थान है। टोटल 10.41% जियोग्राफिकल एरिया है इसके पास। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में राजस्थान का 10% कंट्रीब्यूशन है। फिर है
स्टेट विच इज सेकंड इन जियोग्राफिकल एरिया। फिर दूसरा बड़ा राज्य कौन है जो सेकंड पोजीशन पे है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया वाला है इंडिया में। देन उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट एमपी, जो कि फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है हाईएस्ट, तो एमपी में है। एमपी में सेकंड जियोग्राफिकल एरिया भी एमपी के पास है और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी एमपी के पास है। फिर है स्टेट विच इज फर्स्ट इन पल्सेस प्रोडक्शन, मतलब कि दालों के उत्पादन में कौन सा स्टेट प्रथम श्रेणी में है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया भी है, फॉरेस्ट एरिया भी सबसे ज़्यादा है और दालों के उत्पादन में सबसे आगे है, प्रथम श्रेणी पे। देन उसके बाद स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन्स मतलब सीरियल्स प्लस पल्सेस, पल्सेस में फूड ग्रेन में सीरियल्स प्लस पल्सेस आ जाती हैं। जो भी सीरियल्स हैं और जो भी पल्सेस हैं वो फूड ग्रेन उन्हें कहते हैं। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो यूपी है। उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर उसके बाद पॉइंट है स्टेट विच इज फर्स्ट इन टोटल कोर्स प्रोडक्शन। टोटल कोर्स सीरियल्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन पे फर्स्ट कौन है, तो राजस्थान है। अब कोर्स सीरियल्स होते क्या हैं, कोर्स सीरियल्स के कैटेगरी में आते हैं मेज, सोरघम, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट प्लस माइनर मिलेट। इन्हें सभी को कोर्स सीरियल्स कहते हैं। देन तो कोर्स सीरियल्स के फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट स्टेट विच इज सेकेंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेकेंड पे कौन है, जबकि फूड ग्रेन के फर्स्ट पे था यूपी और सेकेंड पे कौन है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। फिर पॉइंट है स्टेट विच इज फर्स्ट इन व्हीट प्रोडक्शन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, वो सबसे पहले स्थान पे है यूपी और दूसरे स्थान पे है पंजाब गेहूं का। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है, फिर उसके बाद पंजाब में होता है। फिर पॉइंट है स्टेट विच इज़ फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन। सोयाबीन की प्रोडक्शन में कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे है, वो एमपी है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद पॉइंट है स्टेट विच इज़ फर्स्ट इन रेप सीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन, जो कि सरसों और रेप सीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन में उत्पादन में कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे, राजस्थान है। देन उसके बाद वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉन्स्टिट्यूट, जो कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितने होते हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो है 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर। मतलब कि दुनिया में जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका केवल 0.00% वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूट मतलब प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इज 1000 mm। पूरे साल भर का दुनिया का प्रेसिपिटेशन कितना है, 1000 mm है। फिर उसके बाद है एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, कि भारत की एवरेज पूरे साल की रेन वर्षा कितनी है, तो में उसको मेजर किया जाता है, तो 1194 mm है। देन उसके बाद जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम 400 मिलियन हेक्टेयर पर मीटर। देन उसके बाद मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज अंडर गंगा बेसिन। इसका मतलब है कि मैक्सिमम एरिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि सिंचाई के अंतर्गत कौन से माध्यम से होती है, तो गंगा बेसिन है, मतलब गंगा नदी। भारत में मतलब भारत में नहीं, हाँ शायद भारत में ही बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो गंगा बेसिन मतलब गंगा नदी के माध्यम से होती है। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इन
मतलब ड्रिप जो सिंचाई की विधि है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र राज्य में होती है। जो ये जो डाटा है ऑफ लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर ईयर 2018-19, जो डाटा हैं ये 2018-19 के डाटा हैं स्टैटिक्स ईयर के, जो आईसीआर से निकलते हैं। ये थोड़े इनमें बदलाव भी आते रहते हैं 1-2% का। तो आप इन्हें अगर रिसेंट का डाटा जानना चाहते हैं तो आप आईसीआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन का मेथड है इजराइल से इंट्रोड्यूस हुआ था, जो सिमका ब्लास ने इंट्रोड्यूस किया था। और ड्रिप इरिगेशन का फुल फॉर्म होता है, डी से होता है डेफिशिएट, आर से रेनफॉल, आई से इम्पैक्ट, पी से पैरामीटर। डेफिशिएट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर, इसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, वाटर डेफिशिएंसी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट इंक्लूड्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन होता है? तो पौंडीचेरी है, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पे 1,91 किलो केजी पर हेक्टेयर की दर से यूज होता है, फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट है। इन हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट एमंग स्टेट्स, मतलब कि राज्य में कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य कंज्यूम करता है फर्टिलाइजर? तो पंजाब है, जो कि स्टेट है यहाँ पे 212 केजी पर हेक्टेयर की दर से फर्टिलाइजर कंज्यूम होता है। फिर टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इज मैक्सिमम इन, टोटल मतलब फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा जो उर्वरक हैं वो किस राज्य में यूज होता है? वो वो यूपी में है। टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन यहाँ पे हाईएस्ट था, यहाँ पे टोटल है। ठीक। एवरेज फर्टिलाइजर एनपीके कंजप्शन इन इंडिया, जो एनपीके है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसका एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन किस इंडिया में कितना होता है एवरेज एनपीके का? तो 137.15 केजी पर हेक्टेयर की दर से यूज होता है 2021 के अनुसार। फिर है स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज पंजाब, मतलब कि कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा इरिगेशन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? वो पंजाब है, जो कि गेहूं का एक सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ पे 92.7% कल्टिवेटेड एरिया है और सिंचाई भी की व्यवस्था भी अच्छी है। फिर है फूड ग्रेन्स को ब्रैकेट में लिखा है सीरियस प्लस पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कितना है? तो 315.72 मीटर मिलियन टन 2021-22 के अनुसार फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, तो 315.72 मिलियन टन था 2021-22। अब शायद चेंज हो गया होगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो गए, आप देख लेना जाकर। देन है सीरियल ग्रेन्स प्रोडक्शन इंडिया, जो सीरियल और ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन कितना होता है? सीरियल्स में आ जाते हैं राइस, व्हीट प्लस कोर्स सीरियल्स, और ग्रेन्स में आ जाते हैं पल्सेस वगैरह। ठीक है, तो उनका सीरियल्स ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? तो 288 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार। फिर फिर है नेक्स्ट टोटल पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब कि टोटल जो पल्सेस हैं दालें हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता हुआ है? तो 27.69 मिलियन टन 2021-22। तो दालें उनका प्रोडक्शन इंडिया में 2021-22 में जब एस्टिमेटेड डाटा था तो उसके अनुसार 27.69 मिलियन टन हुआ था। एमंग पल्सेस हाईएस्ट प्रोडक्शन, मतलब कि दालों में सबसे ज़्यादा किस दाल का कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में? तो ग्राम चना जो है किजान, उसका 13.75 मिलियन टन हुआ था प्रोडक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा दालों में था, अभी भी होता है शायद, बट फॉलोड बाय अरहर, जो सेकेंड पोजीशन पे है अरहर है, जिसका 4.34 मिलियन टन होता है। फर्स्ट पे ग्राम है, देन उसके बाद अरहर है।
फिर उसके बाद है ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना होता है, तो वो है 37.70 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार। ऑयल सीड मतलब जो तिलहनी फसलें हैं। एमंग द ऑयल सीड्स फिश क्रॉप इज हाईएस्ट इन प्रोडक्शन। दालों में जो मतलब तिलहनी जो फसलें हैं उनमें कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा ऑयल सीड में कंट्रीब्यूशन करती है, वो सोयाबीन है, जो कि 12.99 मिलियन टन कंट्रीब्यूशन था उसका, मिलियन टन इतना प्रोडक्शन था 2021-22 के अनुसार। फॉलोड बाई मस्टर्ड, उसके सेकंड पोजीशन पे थी मस्टर्ड जिसका 11.75 मिलियन टन था। ये था ऑयल सीड का हाईएस्ट प्रोडक्शन। फिर है राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। जो जो चावल का उत्पादन है इंडिया में वो कितना है, वो 130.29 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार है राइस का प्रोडक्शन। फिर है व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। ये राइस और व्हीट के अधिकतर पूछे जाते हैं और व्हीट को तो हाईलाइट भी किया है। तो देखते हैं व्हीट का कितना है, 106.84 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार। ये 2021-22 का डाटा है जो एस्टिमेटेड डाटा है। अब रिसेंटली जो डाटा है वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं या फिर आईसीआर के वेबसाइट पे जाके। फिर है शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। जो शुगर केन है गन्ना, उसका उत्पादन कितना हुआ है इंडिया में, तो 431.81 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार। फिर कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। कपास का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 31.20 मतलब 20 मिलियन बेल्स। कपास कुछ बेल्स होती हैं उसकी, मतलब कि उसका अकाउंट बेल्स में ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद है टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया 209.96 मिलियन टन 2020-21। मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा और पर डे, मतलब कि पर पर्सन को मिल्क कितना अवेलेबल होना चाहिए पर डे, तो 427 ग्राम है जब 2020-21 में उसका जब इतना प्रोडक्शन हुआ था तब इतना मिल्क पर आदमी को अवेलेबल था। देन उसके बाद टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन इन इंडिया। टोटल फल का उत्पादन है, फलों का उत्पादन है इंडिया में 2021-22 के अनुसार 107.10 मिलियन टन, 107 मिलियन टन ओवरऑल हुआ था 2021-22 के अनुसार। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कितना हुआ था, तो 204.61 मिलियन टन 2021-22। पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया 2021-22 53.65 मिलियन टन, फॉलोड बाई अनियन। फर्स्ट पोटैटो 53.58। उसके बाद नीचे था अनियन जो कि 31.30। उसके बाद नीचे था टोमेटो 20.33 मिलियन टन, ठीक। उसके बाद टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन था 343 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार। फिर है एमंग फ्रूट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम, मतलब कि फलों में सबसे ज़्यादा कौन से फल का योगदान था, सब फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा फल का प्रोडक्शन था। हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम बनाना। जितने भी फल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बनाना का कंट्रीब्यूशन होता है जो कि हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है, जो कि 35.13 मिलियन टन था। फॉलोड बाई मैंगो, सबसे फर्स्ट पे बनाना था, फिर सेकेंड पे मैंगो था, मैंगो का था 21.01 मिलियन टन, इसका 35 मिलियन टन, इसका 21 मिलियन टन। फिर पॉइंट है एरिया अंडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया, मतलब कि कितना एरिया है इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, कितने में किया जाता है एरिया में, तो वो है 11.30 मिलियन हेक्टेयर। एक ओवरऑल 11 मिलियन हेक्टेयर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है ये जो इसमें सिंगल स्टार लगा है ये ऊपर, ये तो ये फोर्थ एडवांस्ड
एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स 2021-22 के अनुसार ये आया था हैं। और ये जो जिसमें डबल स्टार लगे हुए हैं, ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस फॉर 2021-22 का जो डाटा आया था उसके अनुसार ये डाटा है दिया गया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, वाई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज आर्सेनिक। जो सबसे जहरीला पॉल्यूटेंट होता है वाटर में, जल में, वो आर्सेनिक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। सेकंड है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन। जो ओजोन का कंसंट्रेशन है मैक्सिमम, वो किस में पाया जाता है? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर इन विच ईयर। पास से फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो कौन से ईयर में इनेक्टेड हुआ, मतलब कौन से ईयर में आया, पास हुआ, ठीक है। तो वो है 1980, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड हुआ। फिर नेक्स्ट है द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। कौन सा टेस्ट है जो वाटर बॉडी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी रखता है? वो है बीओडी टेस्ट, ठीक है, बीओडी टेस्ट। देन उसके बाद मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज क्लोरीन। मतलब कौन सा डिसइंफेक्टेंट है मोस्ट कॉमनली वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए? वो है क्लोरीन। फिर उसके बाद है गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स। पॉल्यूटेंट फ्री मतलब पॉल्यूटेंट फ्री होता है अल्टरनेट, कौन सा अल्टरनेटिव है? पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल है पॉल्यूटेंट फ्री जो कि ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग होता है? वो है प्रोपेन। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। मतलब कौन सी गैस है जिम्मेदार है भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो कि 1984 में हुई थी? वो है MIC। MIC का फुल नेम है मेथिल आइसोसाइनेट। जो MIC है वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। कौन से इंसेक्टिसाइड? कार्बारिल। मतलब MIC जो गैस है वो उसका उपयोग कीटनाशक बनाने में होता था। और कौन सा कीटनाशक बनाने में होता था? कार्बारिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 इज। एक फेमस बुक है एंटोमोलॉजी की जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। उसको किसने उसके लिखा था, इसका ऑथर कौन है? तो रैकेल कार्सन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर ले। देन उसके बाद लार्जेस्ट ओशियन, मतलब कि लार्जेस्ट ओशियन कौन है? कौन सा लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओशियन है? वो है पैसिफिक। देन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड जो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसका स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना तो 12 जुलाई 1982, 1982 उसकी स्थापना हुई। इस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको याद कर लें। और ये प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को आज भी भेजें ताकि उनको भी नॉलेज जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पता चले, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो। देन इसके बाद RBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन से साल में स्थापना, उसका कौन से साल में स्थापना हुआ? तो 1935 में उसकी स्थापना हुई RBI की। फिर उसके बाद है प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम द चेन ऑफ। की जो प्रोटीन है वो किसकी चेन से बनती है? तो अमीनो एसिड की चेन से वो बनती है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि
प्रोटीन कैसे बनता है, किसकी चैन से बनती है, तो अमीनो एसिड की चैन से बनती है। फिर उसके बाद है ओजोन डिप्लेशन इज मेनली ड्यू टू, जो ओजोन का जो क्षरण होता है, जो उसकी हानि होती है ओजोन की, वो किसके कारण होती है मेनली, तो CFC की होती है। CFC फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के थ्रू ओजोन का डिप्लेशन होता है। देन 1 molecule ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉय अबाउट 1 लाख molecules ऑफ ओजोन। जो CFC के एक मॉलिक्यूल है वो लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है ओजोन के। ठीक है, तो उसके बाद है गैस फिल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर इज CO2। तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं जिसे आग बुझाई जाती है, उसमें कौन सी गैस फिलअप होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP। जो टोटल एग्रीकल्चर है उसका GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 19.9% कंट्रीब्यूशन है 2020-21 के अनुसार। अब बढ़ गया होगा शायद, आप चेक कर लेना। देन उसके बाद प्लॉ विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, मतलब कौन सा हल है जिसका प्रयोग करके सॉइल को उसी खेत में टर्न ओवर कर दिया जाता है, पलटा दिया जाता है सॉइल को, वो हल है मूवबोर्ड मुडबोर्ड प्लॉ। मुडबोर्ड प्लॉ है जो उसका यूज करके टर्न ओवर सॉइल इन फील्ड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, मतलब कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम इन आंध्र प्रदेश। जब पेस्टिसाइड हैं जो पेस्ट को किल करते हैं उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट के कैटेगरी में इंसेक्ट एंड वीड सब आते हैं, तो उनका कंजप्शन है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, वो आंध्र प्रदेश है। देन उसके बाद प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये पुराने हैं, ये अब नहीं हैं, तो अब जो है प्रेजेंट टाइम के वो हैं शिवराज सिंह चौहान, श्री शिवराज सिंह चौहान, तो ये पुराने हो गए हैं। उसके बाद है टोटल KVK इन इंडिया अप टू मार्च 2022, मतलब कि भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक 721 थे, जो कि अब भी इतने ही हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं टोटल। फिर उसके बाद हाईएस्ट KVK इन द स्टेट, हाईएस्ट KVK कौन से राज्य में है 2022 तक, तो यूपी में है 89, अब भी इतने ही हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में ही हैं 89 कृषि विज्ञान केंद्र। फिर टोटल KVK इन राजस्थान स्टेट इज 47। राजस्थान में कितने KVK हैं टोटल, 47 2022 के अनुसार, अब बढ़ गए होंगे शायद। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ ये है प्रेजेंट DG ऑफ ICR 2022। जो DG एंड डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ICR वो उस प्रेजेंट टाइम के कौन है, तो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। 2022 के दिया गया है, पर अभी भी 2025 में भी डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। उसके बाद है रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड्स, जो भी हाल ही में पेस्टिसाइड बैन हुए हैं, जो कुछ उनके हानिकारक कैरेक्टर्स थे उनमें जो हानि पहुंचाते थे आगे आने वाली फसलों को, तो वो है इंडोसल्फान जो कि 2013 में आया था, बाइनोमियल कार्बारिल, डाइजिनॉन, फेंथियन, मेथिल पैराथियन जो कि 2018 में, ये जो पेस्टिसाइड हैं ये बैन हो चुके हैं, फिर भी लीगल मार्केट में अवेलेबल हो शायद। उसके बाद है टिल 31 दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड वुड बी बैंड, मतलब कि 31 दिसंबर 2020 तक कौन से इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं जो कि बैन होने वाले हैं,
तो है फॉरेट, फॉस्फोमिडान, डाइक्लोरोफॉस, एलाक्लोर, ट्राइजियोफॉस एंड डाइक्लोरोफॉन। ये इंसेक्टिसाइड हैं, ये बैन हो चुके हैं 2020 में। उसके बाद ऑन विच क्रॉप फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। मतलब कि इसका मतलब है फर्स्ट जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, फर्स्ट AICRP, वो कौन सी क्रॉप पे स्टार्ट हुआ? तो मेज है, मक्का की फसल पे स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1957, 1957 में। उसके बाद है फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर, जो पहला NRC है, नेशनल रिसर्च सेंटर, वो कौन सी फसल पे इस्टेब्लिश हुआ या फिर स्टार्ट हुआ? वो ग्राउंड नट की फसल पे स्टार्ट हुआ। उसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? वो जूनागढ़ में है, जूनागढ़ गुजरात में है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, पॉइंट है, द रीजन इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज बायोस्फीयर। कौन सा रीजन है जो कि इनहेबिटेड है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज बायोस्फीयर, जो कि एटमॉस्फेयर में। देन उसके बाद वन लाइनर पॉइंट दिए हुए हैं, चलिए बढ़ते हैं इनको। नेम द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं जो कि खुद के लिए भोजन बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं? उनको फोटोट्रॉप्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर। उन पौधों को फोटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं जो खुद के लिए भोजन स्वयं बना लेते हैं। देन उसके बाद है सुई जेनेरिस यूज्ड इन GATT proposals in a Latin word means a system of its own। सुई जेनेरिस एक वर्ड है जो कि GATT proposals में यूज होता है, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है, सुई जेनेरिस का मतलब है a system of its own। तो उसके बाद है इंडिया वन नेम पेटेंट इन मार्च 2005 फ्रॉम GR ग्रेस कंपनी ऑफ अमेरिका सिंस 1999। इसका मतलब इंडिया वन मतलब भारत जीता था किसमें? नेम पेटेंट में। कब? मार्च 2005 में। फ्रॉम GR ग्रेस कंपनी, जो GR ग्रेस कंपनी अमेरिका की है। सिंस कब जीता? क्योंकि GR ग्रेस कंपनी वो 1999 का मतलब है कि इंडिया जो नेम है, या डायरेक्ट का इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम है, वो उसका ओरिजिन कौन सा देश है? उसका ओरिजिन इंडिया है, एशिया, या फिर कोई फॉरेन कंट्री है, या फिर अमेरिका है। तो उसी का पेटेंट, नेम पेटेंट फिर इंडिया ही जीता, जिसकी बायोडाइवर्सिटी यहाँ की ज़्यादा है कारण इंडिया की। तो उसका इंडिया ही जीता का 2000 मार्च 2005 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, इन नॉर्थर्न इंडिया समटाइम्स रेन टेक्स प्लेस इन विंटर विच इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन। का मतलब नॉर्थर्न इंडिया में कभी कभी रेन जो है, रेन टेक्स प्लेस इन विंटर, वर्षा है वो विंटर मतलब सर्दियों में होती है। क्यों होती है? ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण सर्दियों में रेन होती है नॉर्थर्न इंडिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि GRF में पूछा जा चुका है, और RPSC AO 09 2009 में पूछा जा चुका है। फिर है, इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज हाईएस्ट। जो एग्रीकल्चरल का जो क्रेडिट है, उसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि हाईएस्ट है 74%, फॉलोड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। उनके जो नीचे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 17%। एंड रूरल बैंक्स जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, उनका 9% क्रेडिट है, कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। इन 2009 में जब एग्रीकल्चर और डेवलप हो रहा था, तब एग्रीकल्चरल क्रेडिट में इनका बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कितना क्रेडिट मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है कौन सी बैंकों का,
प्री पीजी 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 7500 BC मीन बिफोर क्रिश्चियन व्हेन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले फर्स्ट स्टार्टेड। मतलब कि एग्रीकल्चर जब एक्सिस्टेंस में आए, जब प्रयोग में आया, जब ये डेवलप हुआ, कब हुआ? 7500 BC में, जब कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, जब गेहूं और जौ के खेती फर्स्ट स्टार्टेड, गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी, तब एग्रीकल्चर एक्सिस्टेंस में आया 7500 BC में। फिर उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाय कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। जो कि MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों की, वो रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट की एजेंसी है CACP, फुल फॉर्म है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो MSP देता है। एट प्रेजेंट 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, वर्तमान में 22 मैंडेटेड फसलें हैं। 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 कॉमर्शियल फसलें हैं, जूट एंड कोपरा। ये 22 फसलें, इन पर MSP देता है CACP आर कवर्ड MSP, while sugarcane is covered under fair and remunerative price। जबकि जो गन्ना है उस पे FRP मिलती है, जो कि देता है CACP। FRP मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि कैश क्रॉप है गन्ना, यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे है अक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ लेक और पाउंड ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। जो कि नदियों में काई वगैरह फंजाई इंजाई लगती है ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, और एक नेचुरल प्रोसेस कभी कभी होती है, उसको कहा किया जाता है, तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। उनमें न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। उसके बाद इंडिया इज मीटिंग 85% यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजीनियस प्रोडक्शन। थ्रू इंडिजीनियस प्रोडक्शन बट, यहाँ पे बट इसी के चिपके हुए लिखा है, बट डिपेंड्स हैवली ऑन इम्पोर्ट्स फॉर इट्स फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। जो इंडिया है उसको 85% लगभग यूरिया खुद दमसेल्फ प्रोड्यूस कर लेता है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए वो इम्पोर्ट्स पे फॉरेन कंट्री पे हैवीली डिपेंड रहता है। यही यहाँ पे बताया गया है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खुद वो प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर दूसरों के पे रहता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इन इंडिया यूरिया इज बीइंग provided to the farmers at a statutory notified MRP, while phosphatic and potassic fertilizers are concerned as government is implementing nutrient based subsidy। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को शॉर्ट में कहते हैं NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम वेलफेयर, जो कि 1 तारीख 4 महीने 2010 में आई थी स्कीम ये। अंडर दिस स्कीम सब्सिडीज provided on each grade of subsidized phosphorus and potash fertilizers depending upon its nutrient content। इसका मतलब है कि भारत में जो यूरिया के किसान हैं उनको वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो उर्वरक हैं उनके संबंध में सरकार ने एक NBS योजना लागू करी थी 2010 में। उनके इस योजना के तहत सब्सिडी वाले फास्फोरस और जो ये पोटास है, उनके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके जो पोषक तत्व के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती थी। उनमें जितना पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कंटेंट होता था उसी के आधार पर वो उसकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी। यह इसमें कहा गया है।